हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नए चैप्टर के अंदर जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर ली है। पार्ट 2 के अंदर हम आज बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कोशिका क्या है, उसके बारे में समझा था। और उसके बाद में एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, उसके अंदर हमने एक पार्ट 1 के अंदर सारे के सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी के बारे में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर सारी लाइनें लिखी हुई हैं, उनको आज हम इस तरीके से समझेंगे कि हमें इसके बाद कोई भी लाइन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। देखिए, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, सबसे पहले आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है पहला मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने अपना प्रयोग किस ईयर में किया था? तो 1838 में। ये वनस्पति वैज्ञानिक है, ठीक है, मतलब इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो पौधों पर किया था। अगर हम बात करें सेकंड वैज्ञानिक के बारे में, जैसे कि थियोडोर शॉन, इन्होंने 1839 लगभग एक साल के बाद इन्होंने अपना प्रयोग स्टार्ट किया था और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो जंतुओं पर किया था। इसीलिए इस वैज्ञानिक को, अगर हम बात करें थियोडोर शॉन को, तो उसे हम प्राणी वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैथियस स्लाइडेन, तो इन्हें हम वनस्पति वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। देखिए, काम से ही नाम है, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग पौधों पर किया तो इन्हें हम वनस्पति वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग जंतुओं पर किया था तो इन्हें हम प्राणी वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। देखिए, नीट एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो वैज्ञानिक थे कोशिका सिद्धांत को देने वाले। एक का नाम है मैथियस स्लाइडेन और दूसरे का नाम है थियोडोर शॉन। अब मैथियस स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और थियोडोर शॉन जो है वो आपके प्राणी वैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो इस स्लाइड के अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान है। चीज़ों को फ्लो चार्ट से समझिए ताकि आपको कोई भी लाइन रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर तो सारी की सारी लाइनें पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइनों को, जिस तरीके से एनसीईआरटी की लाइनें आपके बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में जिस तरीके से सारे के सारे टॉपिक को लिखा लिखा गया है, अगर आप उस तरीके से समझेंगे तो आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आएगी और आप उसको आसानी से समझकर लॉन्ग टाइम तक याद नहीं कर रख पाएंगे। लेकिन अगर चीज़ों को फ्लो चार्ट से समझेंगे तो हर एक लाइन आपके लिए आसान हो जाएगी और उससे आप एग्जाम टाइम तक याद रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैथियस स्लाइडेन ने, अगर इन्होंने अपना प्रयोग वनस्पति यानी कि पौधों पर किया था, तो इन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो उससे क्या निष्कर्ष निकला, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं मैथियस स्लाइडेन, ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? तो 1838 के अंदर इन्होंने बोला, जब इन्होंने अपना प्रयोग स्टार्ट किया 1838 के अंदर, तो इन्होंने क्या बोला कि पौधे जो हैं वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कोशिका के बारे में किसने बताया? तो मैथियस स्लाइडेन ने बताया था कि पौधे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं, बस वो चीज़ें लिखाई गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी इस लेक्चर से। अब इन्होंने तो बताया कि जो पौधे हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब उसी के एक साल बाद एक सेकंड वैज्ञानिक आते हैं, दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है थियोडोर शॉन। ये जंतुओं पर अपना स्टडी करते हैं, अपना प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले कोशिका के चारों ओर मिलने वाली परत के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जंतुओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, उस परत को आज नाम दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इसी को हम जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चन ये होगा कि जीवद्रव्य झिल्ली नाम किसने दिया था। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थियोडोर शॉन ने जीवद्रव्य झिल्ली, जंतुओं के बाहर मिलने वाली परत के बारे में अध्ययन किया और बाद में उसका नाम दिया जीवद्रव्य झिल्ली। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप क्या याद रखेंगे, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जीवद्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में श्वान को कोई जानकारी नहीं था। मतलब उन्हें ये तो पता था कि जंतुओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये प्लाज्मा झिल्ली है या फिर जीवद्रव्य झिल्ली है, ठीक है। तो इसे नाम किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। खैर, आपको उस चीज़ के बारे में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर उस साइंटिस्ट का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जंतुओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, इसके बारे में किसने बताया था? तो थियोडोर शॉन ने बताया था। लेकिन आजकल उसे एक नाम दिया गया है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने देखा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर चीज़ों को फ्लो चार्ट से समझाऊंगा,
ठीक है? कोई भी लाइन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को फ्लो चार्ट जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लाइन वाइज़ आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है? आप बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, फ्लो चार्ट वाला बेहतर है या फिर एनसीईआरटी की लाइनें जिस तरीके से लिखी हैं उसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए? अच्छा, यहाँ पर जो श्वान है ना, श्वान ने जिन चीज़ों पर रिसर्च किया और बताया, ठीक है? जैसे कि इन्होंने जंतुओं पर प्रयोग किया, तो बताया कि जंतुओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, ठीक है? और ये पतली परत बाद में इसे नाम दिया गया क्या? जियोडर्म झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। इसी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इससे आपको चीज़ें और आसान लग जाएँगी और आसान हो जाएँगी आपको चीज़ों को याद रखने में, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ें जो आपने पीछे पढ़ी हैं, थियोडोर श्वान 1839, ठीक है? क्या है? इन्होंने जंतु कोशिका पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने जंतुओं के ऊपर प्रयोग करने के बाद बताया कि जंतु कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है, ठीक है? जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो क्या आपके लिए आसान है? क्या ये चीज़ें जो फ्लो चार्ट पे हमने डिज़ाइन की हैं, ये आसान है या फिर आपने जो पिछली स्लाइड के अंदर देखा, वो आसान है? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप जब अपनी राय देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आपके लिए चीज़ों को आसान कर पाते हैं, ठीक है? तो कौन-सा बेहतर है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ईज़ी तरीके से समझ रहे हैं। अब थियोडोर शॉन ने एक चीज़ और बताई, वो चीज़ ऐसी चीज़ थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। शॉन ने बोला कि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि ये काम किसका था? पौधों पर कौन रिसर्च कर रहा था? तो वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन। स्लाइडेन को बताना चाहिए था कि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में किसने बताया? तो इस चीज़ के बारे में शॉन साहब ने बताया था, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है, तो हम जल्दबाज़ी में गलत कर देते हैं। वो क्या होता है, आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यार कोशिका भित्ति के बारे में पूछा है, तो कोशिका भित्ति हमारा जो आंसर होना चाहिए वो स्लाइडेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वनस्पति वैज्ञानिक है और ये वनस्पति के बारे में बात हो रही है। ठीक है? तो इस बेसिस पर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ आप नीट या इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? और कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, इसके बारे में किसने बताया था? तो ये शॉन साहब ने बताया था, ठीक है? इसके बाद में अपना इन्होंने एक लास्ट स्टेटमेंट दिया था, वो क्या था कि जो होते हैं, वो कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है? तो ये आपके एनसीईआरटी की कुछ लाइनें थी जिन्हें हमने बहुत ही आसान डेफिनेशन के साथ, आसान एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाए हैं। अब कोशिका सिद्धांत की एक कमी थी, वो कमी क्या थी? जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत की कमियों के बारे में, क्या कमी थी कोशिका सिद्धांत के बारे में? ठीक है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे रोडोल्फ वर्चो के बारे में, ठीक है? और रोडोल्फ वर्चो के बारे में देखिए कोई साइंटिस्ट तभी आता है जब इससे पहले वाले या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कोई साइंटिस्ट तभी आता है जब कोई कमी होती है ना तो उस कमी को सुधारने के लिए, ठीक है? तो यही कोशिका सिद्धांत की कुछ कमियाँ थी, उसी को सुधारने के लिए रोडोल्फ वर्चो साहब आएँगे, उसके बाद हमारा जो कोशिका सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिका सिद्धांत की कमियों की अगर बात करें, तो कोशिका सिद्धांत की कमी जो थी वो ये थी कि कोशिका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि कोशिका आई कहाँ से है। भाई आप ये तो कह रहे हैं कि किसी भी जीव कोई भी जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, लेकिन ये कोशिका आई कहाँ से इसके बारे में ना तो स्लाइडेन के पास कोई जवाब था, ना तो शॉन के पास कोई जवाब था। मतलब कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिका आई कहाँ से। तब इसके बाद में एक अगला साइंटिस्ट जन्म लेता है जिसका नाम है रोडोल्फ वर्चो। तो यहाँ पर हम समझेंगे रोडोल्फ वर्चो के बारे में, ईयर आप याद रखिएगा क्योंकि ईयर्स पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1855 वही ईयर आपको याद रखने जो आपके एनसीईआरटी में है, बाकी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया, इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है? इसका मतलब था कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, ठीक है? मतलब जो भी कोशिकाएं बनेंगी नई, वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, ठीक है? क्या था? आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एक कोशिका मैंने बनाई है जिसे हम पूर्ववर्ती कोशिका या पुरानी कोशिका के नाम से जानते हैं। जब ये कोशिका डिवाइड होगी मतलब विभाजित होगी तो दो कोशिकाएं बनेंगी, इन्हीं को हम बोलते हैं नई कोशिका। मतलब रोडोल्फ वर्चो ने बताया कि प्रत्येक कोशिका जो बनेगी नई कोशिका, ठीक है, वो अपनी पुरानी कोशिका से ही बनती है, ठीक है? यही चीज़ कोशिका सिद्धांत नहीं बता पा रहा था, ठीक है? तो इसको किसने डिफाइन किया, इसे किसने एक्सप्लेन किया? तो इसे रोडोल्फ वर्चो साहब ने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में इन्होंने बोला कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। इस चीज़ को इन्होंने स्वान से कॉपी किया। स्वान क्या बोला था कि जीव जो होते हैं कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी जीव कोशिका और उस कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं।
लेकिन जब रोडोल्फ वर्चो ने देखा तो कहा ऐसा नहीं है, सभी जीव जो होते हैं ना वो कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। मतलब इन्होंने एक टर्म डाल दिया इसमें सभी, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोशिका सिद्धांत। उम्मीद है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, छोटे-छोटे डेफिनेशंस के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किए हैं। अब एक छोटा-सा अपवाद है, उस अपवाद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये रहा, कोशिका सिद्धांत कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, आइए देखते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत जो है ना, वो वायरस पर लागू नहीं होता। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वायरस के पास कोशिका होती नहीं है, ठीक है? और कोशिका सिद्धांत जो है वो कोशिका पर ही बात कर रहा है, ठीक है? इसीलिए जो वायरस होते हैं ना, उन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता? तो आपको याद होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत जो होता है, वो वायरस पर लागू नहीं होता। तो ये हमारा रहा कोशिका सिद्धांत, जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा है। कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराए हैं। कैसा लगा आज का ये लेक्चर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम क्विज़ करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट हो जाइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हमारे आंसर से उसे आप मैच कराएँगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खुद से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से किन 2 वैज्ञानिकों ने किया था? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है कि किसने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने कोशिका सिद्धांत को दिया था? ठीक है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो स्लाइडेन और स्वान हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर रोडोल्फ वर्चो फिर क्या थे? रोडोल्फ वर्चो जो थे ना, वो उन्होंने कोशिका सिद्धांत को नहीं दिया था। उन्होंने कोशिका सिद्धांत की कमियाँ जो थी, ठीक है? उसे सुधारने का काम किया था। यानी कि रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, अगर बात की जाए कि रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो रूपांतरित कोशिका सिद्धांत रोडोल्फ वर्चो ने दिया था। लेकिन अगर बात की जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा और आपका ये क्वेश्चन राइट हुआ होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएँगे, वैसे सारे के सारे बन जाने चाहिए, क्योंकि आपने टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझा है, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कोशिश करिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन को सही कर पाएँ। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गलतियों से ही सीखते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या लिखा? ओमनी सेलुला ई सेलुला का प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मतलब इस कथन को किसने दिया था? ठीक है? ये आपसे पूछा गया है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब ये था कि प्रत्येक नई कोशिका उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ये शब्द किसने दिया था? तो आपको मालूम होगा, इस शब्द को रोडोल्फ वर्चो ने दिया था। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन-सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो आप जानते हैं वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खुद से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? थियोडोर श्वान ने जंतु कोशिकाओं के बारे में क्या महत्वपूर्ण खोज की थी, जो आज भी कोशिका सिद्धांत का हिस्सा है? ठीक है, आइए समझते हैं ऑप्शन में क्या लिखे हैं। कोशिका सिद्धांत, कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता। भाई कोशिका के अंदर तो केंद्रक होगा, क्योंकि वो केंद्र जो होता है ना, आप समझेंगे इसी चैप्टर के अंदर केंद्रक के बारे में। केंद्र जो होता है, जिस तरीके से आपको कंट्रोल करने का काम आपके अम्मी-अब्बू करते हैं, इसी तरीके से एक कोशिका को कंट्रोल करने का काम, कोशिका को नियंत्रित करने का काम केंद्रक का होता है। ठीक है? तो कोशिका अगर नहीं होगी, सॉरी, कोशिका के अंदर अगर केंद्रक नहीं होगा, तो उस कोशिका को कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है? तो इसी तरीके से कोशिका, अगले अगले ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, कोशिकाएँ केवल निर्जीव पदार्थों में होती हैं। भाई निर्जीव पदार्थ में कोशिका कहाँ से होगी? ठीक है? जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति कैसे पाई जाएगी? ठीक है? तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएँगे? इनकरेक्ट हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके इसी पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में, इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएँगे, तो उसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और उनके आंसर क्या है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? कुछ क्वेश्चन आए थे, थोड़ा-सा 1 आध 2 क्वेश्चन और बचते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाएँगे, तो उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये तो आप जानते हैं कि जीवों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, उसे हम बोलते हैं कोशिका। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? मैथियस स्लाइडेन पेशे से क्या थे? ठीक है? जिन्होंने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। ये पादप पर किया तो मतलब वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है? प्राणी तो तब बोलेंगे जब जंतु पर अपना अध्ययन जब जंतु पर करेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? प्राणी वैज्ञानिक।
ठीक है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि वनस्पति शास्त्री, वनस्पति मतलब इन्होंने अपना प्रयोग पौधों पर किया था, ठीक है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन-सी बातें शामिल हैं? आइए देखते हैं। कोशिकाएँ केवल रसायनों से, भाई कोशिका रसायन से कैसे बनेगी? ठीक है? सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, भाई कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे रिवाइज़ करिएगा। हर एक इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईज़ी तरीके से समझेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि आपको किस तरीके से समझ में आता है, फ्लो चार्ट से समझेंगे या फिर एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर लाइनें लिखी हैं, उसी तरीके से आपको समझाया जाए। जो आपको बेहतर लगे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? देखिए फ्लो चार्ट से समझते हैं चीज़ों को, आपको चीज़ों को याद नहीं करनी पड़ती, आप कुछ चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और उसे हमेशा के लिए याद रख पाते हैं, ठीक? तो अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे रिवाइज़ करिए। थैंक यू सो मच।